गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा सभ्यता के समाज के बारे में बात करेंगे और धर्म के बारे में भी बात करेंगे। धर्म के बारे में हम आपको कुछ पहले बता चुके हैं, तो हम उसको समाज के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि समाज और धर्म दोनों तस्वीरें एक में ही समाहित है। समाज में हमें धर्म दिखता है और धर्म में हमें कुछ कुछ समाज भी जो है दृष्टव्य होता है। उसके अनुसार जो है हम पहले समाज की विशेषताएं करेंगे, उसके बाद में धर्म की विशेषताएं करेंगे। धर्म के बारे में संक्षिप्त में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब आप देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता में कई स्थलों की खुदाई हो चुकी है, जिसमें सबसे पहले जैसे हड़प्पा की हुई और जो है 1920 से 22 से लेकर जो है काफ़ी लंबे टाइम तक ये खुदाइयाँ स्थान स्थान पर उत्खनन होते रहे। उसमें आप देखिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, सुरकोटड़ा, चहुंदड़ो, कोट दीजी, बहुत सारे स्थलों पर, लोथल वगैरह बहुत सारे स्थलों पर उत्खनन का कार्य हुआ है। और उस उत्खनन में जो सामग्री प्राप्त होती है, क्योंकि इसकी जो भाषा जो है हम अभी तक इसकी स्क्रिप्ट पूर्णतया नहीं पढ़ पाए हैं, बहुत कम ही उसके अक्षर हमें पढ़ने में आए हैं विद्वानों को, तो हम उसके बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो साहित्य से नहीं हो रही है। वो उत्खनन में जो भी सामग्री प्राप्त हुई है, चाहे वो धार्मिक जीवन से संबंधित सामग्री है, सामाजिक जीवन से संबंधित सामग्री है, आर्थिक जीवन से संबंधित सामग्री है, मनोरंजन है, खान पान है, रहन सहन है, किसी भी व्यापार है, किसी से भी संबंधित सामग्री है, जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं, चाहे वो मिट्टी की हैं, चाहे वो तांबे की है और कांसा की है, तो उसके अनुसार हम जो है वहाँ का जो भी जीवन रहा होगा उसके बारे में हम तस्वीर बनाते हैं और उसके अनुसार हम उनका उल्लेख करते हैं। तो आप देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो सिंधु घाटी समाज की जो विशेषताएं हैं उसमें आप देखिए कि हम ज़्यादातर जो समाज है वो पितृसत्तात्मक देखते हैं, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता को जो समाज था, जो परिवार, जो इकाई थी, समाज की एक इकाई थी परिवार। तो परिवार जो थे वो क्या थे? मातृसत्तात्मक परिवार थे। देखिए सामाजिक विशेषताएं। अब इसमें आप देखिए परिवार कैसे थे, आप क्या लिखेंगे? मातृसत्तात्मक परिवार। आप देखिए कि जो परिवार की जो मुखिया है वो कौन होती थी? वो स्त्री होती थी। परिवार जो जॉइंट कुटुंब में, मतलब संयुक्त कुटुंब प्रणाली भी थी और एकल परिवार भी थे, किंतु ज़्यादातर संयुक्त कुटुंब प्रणाली का ही प्रचलन था समाज में। और उसमें जो वयोवृद्ध जो स्त्री होती थी वो परिवार की मुखिया होती थी और सभी परिवार के सदस्यों से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो उसके आदेश की पालना करेंगे या उसको जो है समुचित सम्मान देंगे, इस तरह से जो है। और समस्त परिवार में सेवा का भाव भी होता था। तो आप देखिए ये अच्छी एक विशेषता वाली बात है, आप उसको मान सकते हैं कि जो स्त्री का जो सम्मान है वो यहाँ पर हम ज़्यादा देखते हैं। हम इसी बात को धर्म में भी देखेंगे कि किस प्रकार मातृशक्ति की पूजा वहाँ पर मुख्य रूप से प्रचलित थी। तो इससे पहले मैं समाज में ही वापस इसकी विशेषता के रूप में इसको मैं दोहराना चाहूँगी कि जो पारिवारिक इकाइयाँ थीं, चाहे वो संयुक्त कुटुंब परिवार थे, सभी में मातृशक्ति को ही सम्मान जो है मुख्य रूप से वयोवृद्ध महिला को दिया जाता था, क्योंकि परिवार पितृसत्तात्मक कम थे। ज़्यादातर समाज की जो इकाइयाँ ये जो थी परिवार, उसमें मुख्य रूप से हम मातृसत्तात्मक परिवार ही अधिक देते हैं, यानी कि माता का जो है विशेष आदर था। यहाँ पर स्त्री का विशेष आदर था और स्त्री हो सकता है कि विभिन्न अवसरों पर या विभिन्न कोई भी कारण जो बनते थे या परिस्थिति, तो उसमें शायद स्त्री का ही आदेश
या आज्ञा या उसका जो निर्णय है उसे ही विशेष रूप से माना जाता होगा, तो मातृसत्तात्मक परिवार सिंधु घाटी समाज के या हड़प्पा समाज का या मोहनजोदड़ो समाज की जो ये विशेषता है कि परिवार जो थे वो पितृसत्तात्मक कम दिखने में आता है, मातृसत्तात्मक ही ज़्यादा दृष्टव्य होता है। तो मातृसत्तात्मक परिवार दोनों तरह के थे। संयुक्त कुटुंब ज़्यादा था, प्रणाली, और कुछ एकल भी होते थे। अब आप देखिए कि यहाँ का जो है रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, अधिकांशतः हम जो रहन सहन देखते हैं और वेशभूषा जो हम देखते हैं उसमें हम ये पाते हैं कि ज़्यादातर जो है सिले हुए वस्त्र नहीं हैं या कम है। सिले हुए वस्त्रों के स्थान पर जो नहीं सिले हुए वस्त्र थे वो पहने जाते थे। अधोवस्त्र और अधिवस्त्र का प्रचलन था। ऊपर जो है एक वस्त्र होता था और नीचे पहनने के लिए भी एक वस्त्र होता था। तो बिना सिले हुओं का ज़्यादा हम यहाँ पर प्रचलन देखते हैं समाज में। और सूती जो वस्त्र है, मलमल है, वो विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता था। मोटा वस्त्र भी पहना जाता था। जो समाज के जो निर्धन वर्ग था वो मोटा सूत का वस्त्र पहनते थे और जो धनी वर्ग था वो महीन सूत के वस्त्र वगैरह, जो भी आर्थिक जो विषमता है उसके अनुसार वस्त्र या रहन सहन उस पर भी उसका असर आता है। तो हम देखते हैं कि जो इनका रहन सहन था, जो वेशभूषा थी, वो सूती वस्त्र वाली थी और कम सिले वस्त्र, कम सिले हुए नहीं पाए गए हैं, बहुत कम पाए गए हैं। जो है ऐसा ही है कि जो अगर या फिर हाथ से जो सुइयाँ जैसा कोई औजार उससे मोटा सिला हुआ कुछ वस्त्र जरूर कह सकते हैं हम, लेकिन अधिकांश वस्त्र बिना सिले हुए हैं। और इसी के अनुसार आप देखिए इनके जो सामाजिक रूप में हम देखें कि समाज में जो समाज का जो निवास था, परिवार के जो निवास स्थल थे या राजकीय शासन या पंडित या किसी के जो भी स्थल थे, वो ज़्यादातर जो 2 मंजिले भवन हैं, मकान हैं, और उनका रहन सहन उन मकानों में होता था जहाँ पर कच्ची और पक्की दोनों ईंटों के भवन हमें प्राप्त हुए हैं। कुछ पूरे कच्ची ईंटों के, ये तो कुछ जो है कच्ची और पक्की दोनों ईंटों के मिलकर बने हुए हैं, जिसमें जैसे फर्श है पक्की ईंटों का है या स्नानागार का फर्श है वो पक्की ईंटों का है। अन्य कुछ स्थानों पर कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। धूप में सुखाई ईंटों का भी प्रयोग हुआ है, भट्टे में तपाई हुई ईंटों का भी प्रयोग हुआ है। तो इनका रहन सहन जो है एक तरफ से जो आवास वगैरह हैं वो हमें सिंपल दिखाई देते हैं, उनमें अलंकरण कम है, लेकिन वे 2 मंजिले ज़्यादातर हैं। और इसी प्रकार जो उनका जो वेशभूषा की बात हम कर चुके हैं, उसके जैसे खान पान है, तो खान पान में आप गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, फल, शाक, सब्जियां, जैसे फलों में सीताफल है, केला है, पपीता है, बहुत सारे इस तरह के फल उस समय भी पैदा होते थे और उनका उपयोग किया जाता था। तो शाक सब्जियां का उपयोग होता था, दूध से संबंधित सामग्री का उपयोग होता था। तो ये समस्त वहाँ पर हमें मिलता है कि ये जो है सिंधु नदी जो है भूमि को उपजाऊ बनाती थी और वहाँ इस चीज़ की खेती होती थी, जैसे गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा जो और अन्य वस्तुओं की भी खेती होती है। लेकिन एक बात हम यहाँ पर कहना चाहेंगे वो ये कि यहाँ पर चावल हमें नहीं दिखा है, चावल के अवशेष हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। हालांकि बहुत से ग्रेन्स के सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं, किंतु चावल के अवशेष हमें सिर्फ एक ही जगह जो खुदाई हुई रंगपुर में हमें जरूर चावल दिखा है और ये उसको व्री ही बोलते थे, ऐसा विद्वानों का मानना है। किंतु हम यही कहेंगे कि यहाँ पर चावल का नहीं के बराबर ही इस्तेमाल
होता था। अन्न की हम बात करें तो खान पान इस तरह का था, शाक सब्जियों का, फलों का, दुग्ध उत्पादों का यहाँ पर प्रयोग होता था समाज में। और उनका जो है लोग शौकीन थे। और इसी प्रकार ये कहा जाएगा कि लोग जो है मांसाहारी भी थे, लोग शाकाहारी भी थे। पूर्णतः मांसाहारी भी लोग थे, शाकाहारी भी लोग थे। इस तरह का खुदाई से जो भी हमें जो प्रमाण प्राप्त होते हैं उसके अनुसार हम यह कह सकते हैं। और आप देखिए इसमें मैं आपको लिख देती हूँ, जैसे खान पान में आप देखिए, जैसे रहन सहन वेशभूषा में जो है जैसे सूती वस्त्र है। और खान पान में जो है वो है, आप देखो कि जैसे गेहूँ, जो भी अनाज है, ज्वार है ना, अनाज से संबंधित, लेकिन चावल नहीं, है ना। और इसी प्रकार वेशभूषा है तो जैसे वही है, सूती वस्त्रों का प्रयोग है। और इसी में आप देखिए जैसे श्रृंगार में जो है देखिए आप, बहुत सी छोटी छोटी डिब्बियाँ प्राप्त हुई हैं जो काजल की हैं, रंग की, जिससे जैसे जो रंग के द्वारा हाथों पैरों को लाल करना या श्रृंगार करना, इस प्रकार की भी रंग की भी डिब्बियाँ प्राप्त हुई हैं, चाहे वो मिट्टी की हैं चाहे वो तांबे की हैं। तो विभिन्न प्रकार की सुरमेदानियाँ, विभिन्न प्रकार के आलता वाले लेप वाली जो इस तरह की सामग्री प्राप्त हुई है, जिसे हम जो कार्बन 14 विधि जो होती है उसके द्वारा उसका समय का पता लगाया जाता है कि ये चीज़ कितनी पुरानी है। और इसमें जो है आप देखिए जो अवशेष, जैसे कोई बोन्स के, हड्डियों के, इन हड्डियों से भी श्रृंगार की चीज़ें या सजावट, जो घरों में सजावट होती थी, भवनों में सजावट होती थी, या सजावट की सामग्री को जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो हड्डियों का भी बना हुआ है। तो उसमें जो कार्बन है उसके द्वारा उसका युग का पता लगाया जाता है, उस समय का पता लगाया जाता था। तो उससे हमें पता चलता है कि इतने वर्ष ईसा पूर्व जो है ये श्रृंगार प्रसाधन की सामग्री या सजावट की सामग्री वहाँ के समाज में इस्तेमाल होती है। जैसे वर्ड सुराइयाँ हैं, विभिन्न प्रकार इस्तेमाल होते हैं जिसमें कि कार्बन उपलब्ध हो, जैसे हड्डियाँ हैं, हड्डियों में कार्बन है, या कोई भी मृत सामग्री है, या कोई वनस्पति है, उस वनस्पति से या लकड़ी से कोई चीज़ निर्मित है किसी भी प्रकार का, इस तरह से, तो उससे जो है कार्बन 14 विधि के द्वारा हम उस समय जो जीवित या जिस भी रूप में उसमें सजीवता है, उससे उस समय के उम्र का पता लगाकर समय का पता है कि इतने समय पूर्व भी जो है इस तरह के साधन इस्तेमाल किए जाते थे। और ये मैं कहना चाहूँगी कि स्त्री और पुरुष दोनों ही श्रृंगार के शौकीन थे। हम जब समाज की बात करते हैं हम फिर से समाज पे ही लौटते हैं। केश सज्जा और स्वयं को सजाना, स्वयं को सज्जित करना, स्वयं के श्रृंगार करना, सुंदर दिखने की चाहना, वो सब यहाँ पर भी उस समाज में भी इसी तरह से मौजूद थी जैसे हम अन्य समाजों में देखते हैं। तो स्त्री पुरुष श्रृंगार है। श्रृंगार में आप देखिए सुरमेदानी है, सुरमे का इस्तेमाल है, या रंगों का इस्तेमाल है, रंगों का इस्तेमाल। इसी प्रकार केश सज्जा, और आभूषण, श्रृंगार आभूषण, स्त्री पुरुष दोनों आभूषणों के शौकीन। आप देखिए खुदाई में बहुत सी ऐसी सामग्री प्राप्त हुई है, जैसे आभूषण प्राप्त हुए हैं, मिट्टी की चूड़ियाँ, मिट्टी के आभूषण,
और इसी प्रकार तांबे के आभूषण और जो है बहुमूल्य धातुओं के आभूषण और सजावट वाले उन आभूषणों में विभिन्न प्रकार की जैसे गुड़ियाँ हैं, जो बीड्स हैं वो विभिन्न बहुमूल्य पत्थरों के बने होते थे। वो बीड्स जो है उन आभूषणों में उनको सजाया गया, उनमें लगाया गया है, उनको साथ में उसमें बनाया गया है, निर्मित किया गया है। जैसे कोई नीले रंग का चमकीला पत्थर है, कोई ब्लू उसका लाल रंग का है, कोई गुलाब, तो इस प्रकार जैसे नीलोफर, स्फटिक, इस तरह के विभिन्न प्रस्तरों का, बहुमूल्य प्रस्तरों का इस्तेमाल आभूषणों में हुआ है, विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य धातुओं के आभूषणों में हुआ, जिससे उस आभूषण को और अधिक सुंदर बनाने की कोशिश की जाती थी और स्त्री और पुरुष दोनों ही उनको धारण करते थे। और इस तरह से हम देखते कि समाज के जो विभिन्न जो विशेषताएं हैं कि परिवार कैसे थे या मातृसत्तात्मक था, श्रृंगार के शौकीन थे, उनका रहन सहन वेशभूषा जो है किस तरह की थी, ये जरूर है कि आर्थिक विषमता का असर होता था। जो जिस स्तर का है उसके अनुसार उसे जो सामग्री उपलब्ध है उसके अनुसार, चाहे निर्धन था चाहे धनी था, समाज के हर वर्ग को इस श्रृंगार का या सजावट का या अच्छा पहनना करना, जो भी है कोशिश उनकी ये होती थी कि वो आभूषण पहने। अब निर्धन जो है वो बहुमूल्य धातुओं के आभूषण नहीं पहनते थे, किंतु धनी जो है बहुमूल्य धातुओं के आभूषण पहनते थे। तो इस तरह की खुदाई में बहुत सामग्री प्राप्त हुई है, आभूषणों से संबंधित भी बहुत सी सामग्री प्राप्त हुई है, जो उस समाज के श्रृंगार, रहन सहन, वेशभूषा आदि को परिलक्षित करती है। थैंक यू।